चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो याद रखना है आपको 3। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो इसको याद रखना। ठोस पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड्यता होती है? तो ये भी ठोस है। पदार्थ की अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे निश्चित होता है, वो कौन सी अवस्था है? तो इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा द्रव। और न्यूनतम मिश्रण का गुण किसमें पाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर यानी ठोस पे। गैसों में किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। संपीड़ितता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा संपीड़ितता। ठीक है, चलिए अगला इन द ब्लैंक्स देखते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है? गलनांक याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक ना, गलनांक। गलनांक को बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। 273.15 के, या फिर आप लिख सकते हैं 273 केल्विन। जल के कणों की ऊर्जा, जल के कणों की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? 373 केल्विन, ये याद रखना। ठीक है, तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। शुष्क बर्फ। ठीक ना, शुष्क बर्फ। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको याद रखना, वाष्पीकरण। एक ही वीडियो हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे 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 आल टू आल चैप्टरों के। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा तो आपको पेशेंस रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। पहला, जल का गलनांक केल्विन ताप पर कितना होता है? तो 273 लिख लेना। ठीक है, वहीं 300 केल्विन ताप पर किसी डिग्री सेल्सियस में इसका मान क्या होगा? तो याद रखना 273 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 300 पे, तो उसका आंसर आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जल का क्वथनांक क्या होता है? तो ये याद रखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जल उबलने लगता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसको याद रखना, पारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, ये याद रखना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ठीक है, इनके आंसर आपको यहाँ पे भी मिल जाए। चैप्टर 2 के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे हम। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बस आप सॉल्व कर लेते हो, आप पास हो जाएंगे। ठीक ना, पहला क्वेश्चन देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसको आपको याद रखना, बिलियन कहलाता है। क्या याद रखेंगे? बिलियन। ठीक है, और बिलियन को वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। ठीक है ना, जैसे शरबत अगर देखें तो शरबत में पानी होता है और मान लेते हैं शक्कर होती है। ठीक है, पानी और शक्कर, तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसको विलायक बोलेंगे। और शक्कर को पानी घुलाने का क्या होता है? कारक बनता है। और शक्कर की मात्रा कम होती है, घुलती है, तो विलेय होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय क्या है? टिंचर और आयोडीन के विलयन में विलेय क्या है? तो आपको याद रखना है आयोडीन। ठीक है, सोडा जल विलयन में विलेय क्या होता है? तो इसको भी आपको याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक विलयन है, किस प्रकार का है? तो याद रखना, गैसों में गैस का जो मिश्रण होता है, विलयन होता है, वो वायु कहलाता है। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। विलयन एक क्या है? समांगी मिश्रण, यहाँ पे लिखना समांगी। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है, तो ये होमोजीनियस है, समांगी। समांगी, ठीक है, मिश्रण। बर्फ, जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते, तो यहाँ आपको लिखना है केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण ऑलरेडी लिखा ही है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसको याद रखना, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध यहाँ पे लिख देना। विलयन की इकाई आयतन उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता, कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता। और एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व, एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, और दूध एक कैसा है? तो कोलाइडी विलयन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर आएगा, कोलाइडी विलयन। ठीक ना, फोम, रबर एवं स्पंज से परीक्षण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के परीक्षण के माध्यम क्या होती है? द्रव। इसमें आपको लिखना है, इसमें सॉलिड, इसमें लिक्विड। और टिंडल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो याद रखना कोलाइडी विलयन द्वारा। कोलाइड, ठीक ना, कोलाइडियल इसी बोलते हैं। मैं तो कॉलम में आते हैं, तो ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जल एक कंपाउंड है, यौगिक है, नंबर सेकंड। और तन्यता किसमें पाई जाती है? मेटल में। ठीक है, और मिश्रण क्या है?
वायु एक मिश्रण है, वहीं कोलाइडी विलयन किसको क्या है, दूध ही कोलाइडी विलयन होता है। ये कंप्लीट, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स में आते हैं। विलयन की सांद्रता उसकी इकाई आयतन में विलय की द्रव्यमान उपस्थित विलय की मात्रा कहलाती है, तो बिल्कुल ट्रू है। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के विलक्षण गुण असमान होंगे क्या, ये भी गलत है। और मिश्रण एक निश्चित गलनांक होता है, ये भी गलत है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं देखे जा सकते, करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार सेकंड चैप्टर के हुए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला, दो या दो से अधिक पदार्थों का समूह क्या कहलाता है। तो इसको याद रखना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समूह जो होता है उसे अणु बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ता हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 2 होती है, तो ये याद रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो ये MgCl2 आप याद रखना। वहीं अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, ये NH4 का H2SO4। और लास्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो ये याद रखें NaNO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यह नियम क्या कहलाता है, तो द्रव्य संरक्षण का नियम लिखना द्रव्य संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे आपको द्रव्य संरक्षण लिखना है, का नियम ऑलरेडी लिखा था। निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह क्या कहलाता है, बहुपरमाणविक आयन, बहुपरमाणुक आयन लिखेंगे, बहुपरमाणविक आयन। रिपीट करते जाना। CSO4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है, 136 ग्राम। और ये निकलता कैसे है, तो ध्यान रखना, कैल्शियम का अलग लिखेंगे, सल्फर का अलग, ऑक्सीजन का अलग, फिर उनको सभी को ऐड कर देंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो ये याद रखना NaNO2। यहाँ पे लिख देते हैं Na2CO3, या फिर आप ये लिख सकते हैं NH4 का H2SO4, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स में आते हैं। तत्व को सूक्ष्म कण परमाणु होता है जो प्रातः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं, सत्य है बिल्कुल। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रम द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बिल्कुल ट्रू है। ध्यान रखना, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर रहे हैं श्योर है कि पेपर में आएगा, ठीक है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। और कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान 40 है, ये भी सत्य है, ठीक है। आपको परमाणु द्रव्यमान वगैरह याद रखना पड़ेगा, कम से कम 30 तक के एलिमेंट होगा। एलिमेंट द्विपरमाणुविक है, तो ये असत्य है, ठीक है। ये असत्य रहेगा, बाकी सत्य है। एक असत्य, बाकी सत्य। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज से कंफर्म आना, अवगाद्रो संख्या का मान आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। परमाणु को है पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है, उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना बहुपरमाणुविक आयन। और पदार्थ के 1 मोल अणु का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है, तो मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आ चुका है पेपर में, CaOH का H2। आपको रिवीजन करना है, ठीक ना, पेपर का टाइम है सिर्फ रिवीजन, वो भी ऑब्जेक्टिव का। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl, ठीक है। आते लगे उत्तर तो मोस्ट में आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उनको पढ़ लेना है। अणु पढ़ लेना आप, ठीक है। 1 मोल किससे कहते हैं, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लेना। चैप्टर 4 पहला क्वेश्चन देखिए। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ठीक ना, एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की जो अलग अलग संख्या होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्लोरीन आयन में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 8। और सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो सोडियम क्योंकि Na होता है और इसका क्रमांक है 11, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2, 8, 8, 2, 10 और 11, ये वाला होगा, ठीक है। ये दा हो जाएगा। ATOM का शाब्दिक अर्थ किसने दिया था, तो याद रखना आपको C जॉन डाल्टन ने। असर से पहले किस कण की खोज हुई थी, तो ये भी याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम परमाणु आणव प्रस्तुत किया, ये है J.J. थॉमसन। इन द ब्लैंक्स में आए तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक, ठीक ना। और वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं, समभारिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आए तो मेन क्वेश्चन आएगा। अल्फा कण द्विआवेशित क्या होता है, हीलियम कण होते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, चैडविक। और परमाणु के नाभिक में उदासीन कण क्या है, न्यूट्रॉन, याद रखना, ठीक ना। न्यूट्रॉन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो 1/2000 गुना, ये याद रखना, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स में आते हैं। थॉमसन न्यूट्रॉन की खोज की, बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम प्रोटॉन की संख्या 13 है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की परमाणु संयोजकता गलत है, ये 2 नहीं होती भाई, हाइड्रोजन की परमाणु संयोजकता 1 होती है। अल्फा कण द्वावेशित हीलियम है, सत्य है। परमाणु विद्युत और उदासीन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। अब एक वाक्य में आते हैं, तो कैथोड किरणों की खोज किसने की, ई गोल्डस्टीन ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकरल, ये आ चुका है पेपर में, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। क्लोरीन का समस्थानिकों के सूत्र लिखना है। तो समस्थानिकों की एक क्वालिटी होती है कि इनकी परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है, लेकिन भार जो होता है अलग अलग होती है, ये आप याद रखना ना। निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आपको आरेख बनाना है, ये आ चुका है एग्जाम में, तो आपको याद करके जाना है, ठीक ना। सोडियम का क्रमांक होता है 11, इसको हम लिखेंगे 281। फर्स्ट जब ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे तो कितने रखेंगे, 2 रखेंगे। देन इसके बाद 8 रख देंगे और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहीं पे। ऐसे यहाँ पे क्लोरीन का 17 है, तो 17 के लिए 2, 8 और 7 लिखेंगे, तो 2 पहले लिख देना, फिर 8 और फिर बाहर वाले में 7 लिख देना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, रट लेना। आते हैं मैच द कॉल में। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, केनाल रे की, ठीक है। हाइड्रोजन समस्थानिक कौन सा है, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। अनावेशित कण कौन सा है, तो ये याद रखना, न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है। ये तीसरा हो गया आपका, ये नंबर 2 हो गया। अब मैग्नीशियम का संकेत क्या है, Mg, ठीक है, ये 4 नंबर हो गया। कार्बन का क्रमांक क्या है, ये 5 नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इनको देख लें आप, इसको पढ़ के जाना है आपको। कैथोड किरणों के 2 गुण पढ़ के जाना। समस्थानिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संभारिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोड्स वगैरह ही पढ़ के जाना है आपको। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया आपको। चैप्टर 5, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर सूक्ष्म देखोगे, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन, सूक्ष्मदर्शी। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो याद रखना लिपिड और प्रोटीन की। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को नोट करके आपको रट लेना है। किसी कोशिका की अतिप्रसरण विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो वो सिकुड़ जाती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। पादपों कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना ना। एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, तो याद रखना कोशिका विभाजन। और रिक्तिका पाई जाती कहाँ पे, तो पादप कोशिका यानी पौधों में पाए जाते हैं। जंतु के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। इकाई क्या कहलाता है, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। एक वाक्य में देखें आंसर, तो जीवन की मूल इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अपादक कोशिका, कोशिका की भित्ति कैसी बनी होती है, सेलुलोज की। कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक। कोशिका का पावर हाउस किसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। मानव शरीर के सबसे बड़ी जो कोशिका और तंत्रिका कोशिका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र मुख्यतः किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। श्योर है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो स्क्लेरेन काइमा का। और कोशिकांग जिसे आत्महत्या थैली कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। जीवों का हृदय किस ऊतक का बना होता है, तो ये पेशी ऊतक का, ठीक है। अब आते हैं लोग मैथ्स कॉलम में। तो जाइलम का काल जो काम है, कार्य है, वो क्या है, जल का संवहन। जैसे जाइलम, जैसे जल का संवहन। फ्लोएम, अब फ्लोएम जी का क्या काम है, तो भोज्य पदार्थों का संवहन, ये याद रखना, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह ही बोलते हैं, ठीक ना। राइबोसोम तो जानते हैं, लेकिन लाइसोसोम को देखें तो आत्महत्या की थैली है, ठीक ना। अब आते हैं हाँ, राइबोसोम के लिए आपको याद रखना प्रोटीन, राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। और गोल्जी बॉडी को क्या रखना, कोशिका के अंदर का संगठन करता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये 6 नंबर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्रियान्वयन करना है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टिक करा दे। संपराश्रय विलयन आपको पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, राजधानी के कार्य याद करना। माइटोकॉन्ड्रिया 2 कार्य, लवक के 2 कार्य। फिर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। ये आप पढ़ सकते हैं, लाइसोसोम को आत्मघात थैली को कहते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन अगर दीर्घ उत्तर में देखें तो पादप और जंतु कोशिका में डिफरेंस आ चुका है, अंतर भी आ चुका है, तो ये आपको। चैप्टर 6, पहला क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल संवाहक ऊतक क्या है, तो वाहिका। पैरेन्काइम का कोशिका कैसी है, तो पतली होती दीवार वाली। अच्छी
पेशियां पाई जाती कहाँ, तो पाद में, ठीक है। और मानव शरीर में वसा का संचय संचय कौन करता है, तो याद रखना एडिपोज ऊतक, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, स्क्लेरन कायमा, ये याद रखना। रक्त एक है क्या है, तरल संयोजी ऊतक, और जाइलम फाइबर का कार्य क्या है, सहारा देना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है तो किस कारण से, स्नायु के कारण, ठीक है। प्रभाजी ऊतक पाए जाते हैं कहाँ, पौधों में। उपास्थि नहीं पाया जाता तो कहाँ, वृक्क में। अस्थि की मैट्रिक्स में कौन पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस। तंत्रिका का ऊतक का प्रभाव क्या होता है, टेंडन। नारियल का रेशे युक्त कोशिका का बनना क्या होता है, स्क्लेरन काइमा, ठीक ना, ये याद रखना। ये काफी बार एग्जाम में आया। रक्त का अधात्री भाग क्या होता है, तो प्लाज्मा। और पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों क्या बोलते हैं, तो स्टोमेटा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। सत्य सत्य में आएंगे तो पहला प्रवासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर तंत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। कार्क एवं पार्श्व विभाजक तक का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, तो ये भी सत्य है आपका। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, बिल्कुल असत्य है। विभाज्यों तक पौधों में वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। रक्त एवं प्लाज्मा संवाहिनियों तक में पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। हृदय पेशियां अच्छी होती हैं, बिल्कुल ये गलत है। अब आते हैं, ऊतकों के नाम लिखना है आपको, ठीक ना। तो ऊतक जो मुंह के भीतर स्तर का निर्माण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना, सरल सल्की एपिथेलमिस। ऊतक जो मनुष्य के पेशियों की अस्थियों को जोड़ता है, तो ये है कांड्रा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो फ्लोएम। ऊतक जो शरीर में वसा का संचयन करता है, तो एडिपोज ऊतक। तरल अघातृ सहित संयोजी ऊतक का क्या नाम होता है, तो रक्त, याद रखना। मस्तिष्क में स्थित ऊतक का क्या नाम है, तंत्रिका ऊतक, ठीक ना। पूरे बॉडी को ये क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। अब बताना है, ऐसे ऊतक जो पौधों में जल या खनिज लवणों का सम्मान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जाइलम ऊतक। और दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक, स्नायु ऊतक, ठीक ना। अब आते हैं रिक्त स्थान में, तो कोशिकाओं का समूह होता है जिसकी संरचना तथा कार्य समान होते हैं, तो इसको याद रखना, टिश्यू ऊतक या टिश्यू बोलते हैं। एपिथेलियमस पेशी संयोजी तंत्रिका ऊतक क्या है, जंतु ऊतक के प्रकार है, जंतु ऊतक के प्रकार, ठीक है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों निर्मित भोजन का क्या करता है, संवहन करता है, क्या लिखेंगे, संवहन। और ऊतक ऐसा ऊतक है जो जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज को विभागों में विभाजित करते हैं, तो इसको याद रखना, जाइलम, क्या, जाइलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। संयोजी ऊतक क्या है, ये रक्त है। तंत्रिका ऊतक का संबंध किससे होता है, फ्लोएम, दूसरे का, ठीक है, तंत्रिका ऊतक, ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ठीक है, मारने पाया जाता है। नारियल का रेशेदार छिलका जो होता है, स्क्लेरन काइमा होता है, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। और हृदय की पेशियां जो होती हैं अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। और आंख की पलक जो होता है ऐच्छिक होती है, जब चाहे तो आप बंद कर लें, जब चाहे तो आप खोल दें। और पत्तियों से भोजन का जो परिवहन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम, ठीक है। ये आपका 6 नंबर है। अतिलिखोत्री में देखेंगे तो ऊतक की परिभाषा आपको याद रखना है। ये एरियोल ऊतक के 2 कार आ चुका है पेपर में। फ्लोएम के घटकों कौन कौन से, ये भी आ चुका है पेपर में। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है, पेरेन्काइमा कोलोनकाइमा में अंतर। स्टोमेटा के 2 कार आ चुके हैं, इनको याद करके जाना है आपको। जाइलम फ्लोएम में अंतर याद करके जाना है, ठीक ना। हृदय पेशी के लक्षण, ये जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं, वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या हैं, और सरल और जटिल ऊतक के बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इनको जरूर आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के। चैप्टर 7 की शुरुआत हमें करना है। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, कि वो वस्तु जो है गतिशील अवस्था में, ठीक है। प्रति इकाई समय चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, तो याद रखना, चाल। और वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स 1, ऐसे को लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल क्या बताता है, तो विस्थापन, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन देखें, निम्न ग्राफ किस भाग में वेग समान है, तो ए से बी जो है ये इक्वली चल रहा है, तो आपको आंसर देना है AB। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के 2-2 अंक के जो क्वेश्चन उनको मैं टिक कर ये दे रहा हूँ, उनको याद कर लेना, आपको पढ़ के जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये भी क्वेश्चन। अब हम आते हैं चैप्टर 8 पे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना क्या है, जड़त्व। और बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जैसे 9th में पढ़ने, फिर 10th में आएगी, 11th तो काफी ज्यादा सिलेबस इनसे रिलेटेड। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही संवेग में गतिशील हैं, तो उसका वेग अधिक होगा हल्की वस्तु का, याद रखना। 2 वस्तुएं एक समान वेग से होंगी, तो वेग अत्यधिक मात्रा में किसका होगा, हल्की का। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल क्या कार्य करता है, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में, ठीक है।
वही m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो इसका संवेग क्या हो गया mv। ये फार्मूला भी याद रखना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप टिक कर ले 2-2 अंक वाले में। तो गति का प्रथम नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। और ये बड़े-बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। तो देखिए भार का SI मात्रक पूछा गया, किलोग्राम। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए? तो याद रखना 1/4 रह जाएगी। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। और किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर 12 kg है तो इस चंद्रमा पर इसका क्या होगा? तो सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर 30 न्यूटन है तो चंद्र पर इसका भार कितना होगा? तो चेंज हो जाएगा। 1/6 का गुणा करना है तो 6 पंचे 30 में 5 न्यूटन होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होता है? तो ध्रुव पर, याद रखना है ना, ये याद रखना, पृथ्वी की सतह पर ध्रुव पर। वहीं गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है कैसा? तो क्षीण बल, बहुत कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखना न्यूटन ने। और निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? तो याद रखना सभी, ठीक ना। हमें पृथ्वी से बांधे रखता है बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करने वाला बल होता है, और समुद्र में ज्वार भाटा लाने का कारक भी यही होता है, ठीक है। और गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध याद रखना, जी कैपिटल GM/r², ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाएं, 2 अंक का है, ठीक ना। और इनके बीच रिलेशन जरूर पूछता है गुरुत्वीय त्वरण में, ठीक है। तो आप इनको नोट आउट कर लें, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। चैप्टर 10 को देखेंगे। पहला, कार का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखना जूल SI मात्रक। और शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? तो शक्ति एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 1/2 mv²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर या ऊंचाई पर रखी है तो इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो mg। किसी बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों होंगे, ठीक है। एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगा खिसकाने का प्रयास करता है लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य कार्य होगा, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। आयत अजय एवं विजय जिनका भार समान है अलग अलग रस्तों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। 8 मीटर चढ़ने पर 20 सेकंड लेता है। कौन? ये अजय बाबू हैं। वहीं जो विजय है वो 8 मीटर चढ़ने पर 25 सेकंड लेते। तो किसकी शक्ति अधिक है? जिसने कम समय लिया होगा उसकी शक्ति अधिक होगी। तो इसमें देखें 8 मीटर में 20 सेकंड गया है, ठीक है। और वही 8 मीटर 25 सेकंड, तो ये अजय बाबू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस नियम को क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें। चैप्टर 11 को देखेंगे हम। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? तो इसको आपको याद रखना आयाम पर। और ध्वनि की तारत्म्य निर्भर करता है किस पे? तो याद रखना आवृत्ति पर, ठीक है। और निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि की चालकता कम होती है? तो याद रखना आप स्टील पे। फिर द ब्लैंक्स में आएंगे तो ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन के कारण, ठीक है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। और ध्वनि की द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग, क्या लिखेंगे? अनुदैर्ध्य जो तरंगों के स्वरूप संचारित होती है। और ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ये आप लिखना अनुदैर्ध्य। और ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यकता होती है? माध्यम की। अब मैच कॉलम में आते हैं। ध्वनि से अधिक गति से चाल क्या है? याद तो इसको करने के लिए आप यहाँ से पहले एक बात मिली, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक रहती है? तो 0.1 सेकंड। सामान्य मनुष्य के दोनों कानों की श्रवण प्रकाश क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक ना। तो सभ्यता जो परास हो जाएगी, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हो जाएगा मैथ कॉलम, ठीक है। वहीं अवसर्प ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की। तो 20 हर्ट्ज से कम जो होगी वो आप अवसर्प हो जाएगी, तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। और पराश्रव्य ध्वनि क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आपकी हो जाएगी, पराश्रव्य यानी 4 हो जाएगी। माइक्रोफोन का प्रयोग कायम कर श्रवण सहायता युक्त होती थी, ये 5 नंबर हो गया। अब बचा क्या है? ध्वनि से अधिक गति से चाल पराध्वनिक होती है। यहाँ पे और क्या है? श्रवण सहायता हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो ये पहला हो गया, ठीक है। वैशालिक नंबर फर्स्ट। बस अब आते हैं अल्ट्रासोनिक।
अल्ट्रासोनिक के लिए किस तरंगों का उपयोग करते हैं? तो यहाँ याद रखना पराश्रव्य तरंगों को। ध्वनि कौन सी विलक्षण किशन अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज पहचानने में? तो याद रखना तारत्व। ठीक है, इस प्रकार जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसके हुए कंप्लीट। आगे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखें, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। और ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? रबी फसलें। लेकिन मुझे कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो उपरोक्त सभी लिखना है। ठीक है, इनमें से कौन सी फसलें रबी की फसलें? तो ये भी उपरोक्त सभी लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन सुधार किया जा सकता है? तो याद रखना फसल की किस्म में सुधार करके। वहीं फसल की किस्म में सुधार करने पर किन गुणों की अपेक्षा होती है? इसको आपको याद रखना है, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता। वहीं जल संकरण पौधों की विभिन्न किस्मों से अगर कराया जाए तो क्या हो कहा जाएगा? तो आपको ये याद रखना है, अंतरा किस्मीय। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को क्या बोलते हैं? तो याद रखना उर्वरक। ठीक है, चलिए वे एक वाक्य में आते हैं। बोस इंडिकस किस जंतु का नाम है? तो गाय का। बोस बुलिस किस जंतु नाम है? तो भैंस का। वह जर्सी साहीवाल दूध उत्पादन करने वाले जंतु कौन सी नस्ल है? गाय की है। मधुमक्खी का जो नाम वैज्ञानिक को क्या है? एपिस इंडिका। नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए। बृहद जो पोषक होता है वो क्या होता है? फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक क्या है? इसके लिए आपको लिखना है कॉपर को। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये केचुआ होता है। और नीम की पत्तियां क्या है? जैव कीटनाशक। और वहीं नील हरित शैवाल जो होती है, नील हरी शैवाल क्या होती है? जैव उर्वरक। ठीक है, इस प्रकार जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।